उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को 1000 बसें उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी की इस पेशकश को 2 दिन बाद स्वीकार कर लिया, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लगातार हो रहे पत्र विनिमय ने इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि बसें आगरा के पास राजस्थान सीमा पर पहुंचा दी गई हैं, जबकि राज्य सरकार ने उन्हें गाजियाबाद और नोएडा पहुंचाने के लिए कहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसके लिए 5 बजे तक का समय दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन पार्टी का आरोप है कि आगरा में बसों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यूपी में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना बीबीसी से बातचीत में कहती हैं कि बसें आगरा में ऊंचा नागला स्थित उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक पहुंचा दी गई हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि उन्हें ऊपर से कोई सूचना नहीं है। जैसे ही स्थानीय प्रशासन की अनुमति मिल जाती है, बसें वहां से निकल जाएंगी। हमने 1000 लोगों का परमिशन दिया है बसों का। आप गाजियाबाद बस के लिए कहा ना, लेकिन बस में ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी होता है। एक मिनट, तो बस अपने आप चलेगी क्या? होती है, उसके रजिस्ट्रेशन भी होता है। आप चेक करिए, आइए चेक करिए। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि यात्रियों की सूची उन्हें उपलब्ध करा दी जाए और रूट भी बता दिए जाएं जहां बसें भेजी जानी हैं। प्रियंका गांधी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें भेजने का आग्रह सरकार से 3 दिन पहले किया था। सोमवार को राज्य सरकार ने उन्हें यह कहते हुए इसकी अनुमति दे दी कि बसों का विवरण चालक और परिचालक के साथ उपलब्ध कराया जाए। बाद में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कांग्रेस महासचिव से बसों का विवरण मांगा गया था, लेकिन वह उन्हें नहीं दिया जा रहा है। जबकि प्रियंका गांधी के निजी सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सोमवार देर रात भेजी जाने वाली बसों का पूरा विवरण सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह कहते हैं कि हमने यूपी सरकार को सारी जानकारी सोमवार को ही मुहैया करा दी, लेकिन इसके बाद देर रात यूपी सरकार का ईमेल मिला कि 19 मई को सुबह 10 बजे तक लखनऊ डीएम को सारी जानकारी दी जाए और बसें लखनऊ हैंडओवर की जाए। बसों को लखनऊ भेजने संबंधी निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई और इसे समय की बर्बादी कहा। संदीप सिंह ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को भेजे पत्र में लिखा कि बसों को अनावश्यक रूप से लखनऊ न मंगाया जाए और न ही इस मुद्दे पर राजनीति की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में यूपी सरकार राजनीति कर रही है और मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस की पेशकश को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं संदीप सिंह के इस पत्र के तत्काल बाद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने उसका जवाब भेजा कि आपकी असमर्थता को देखते हुए 500 बसें नोएडा और गाजियाबाद के ही बस अड्डों पर भेजने की अनुमति दी जाती है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में यह भी लिखा कि संबंधित जिलाधिकारी बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस इत्यादि के अभिलेख और चालक के लाइसेंस तथा परिचालक के अभिलेख चेक करके बसों को उपयोग करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इन बसों को मंगलवार सुबह ही आगरा के पास यूपी सीमा पर भेज दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि बसें गाजियाबाद और नोएडा जाने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें आगरा में स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलने भर की देरी है। इस बीच राज्य की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर कथित तौर पर फर्जी बसें भेजने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमने जांच की तो चौंकाने वाली बात पता चली। सरकार के पोर्टल वाहन से सारी जानकारी निकाली गई है और जिन 1000 बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं उनमें बसों के नाम पर सामान ढोने वाले वाहनों के नाम दिए गए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना था कि इसके अलावा कुछ नंबर कारों और स्कूटरों तक के दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विधायक आराधना मिश्रा कहती हैं कि कुछ बसों में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए बसों की संख्या बढ़ा कर दी गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों की बजाय करीब 1100 बसें उपलब्ध कराई हैं। विधायक आराधना मिश्रा कहती हैं कि बसों को फिटनेस इत्यादि की वजह से यदि बदलना भी पड़ता है तो उसकी अतिरिक्त संख्या राज्य सरकार को मुहैया कराई गई है। बहरहाल राजस्थान सीमा पर खड़ी बसों को आगरा में प्रवेश करने की इजाज़त मिलने का इंतजार है और कांग्रेस पार्टी को सरकार से यात्रियों की सूची का। इस दौरान बयानबाजी लगातार जारी है और यात्री नोएडा, गाजियाबाद की सीमा और उसके आसपास अपने घरों को जाने की जुगत में लगे हैं।
गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे और 10 बजे कल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। गुरुग्राम हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे। लॉकडाउन में फंस गए थे, खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था। कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई लॉकडाउन खत्म होगा, काम करके उसको दे देंगे पैसा काम करके। लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया। वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था, राशन पानी का भी भूखमरी भी हो गया था, पैसे वैसे था नहीं। फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। तो बेटा हम वजनदार हैं फिर भी नहीं ले जा पाओगे, फिर भी कोशिश करें, चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत तो कीजिए आप, कम से कम लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते वहाँ पे। पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रही उड़ीसा सरकार के लिए तूफान ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार दोपहर और गहरा कर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया। अक्टूबर 1999 के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि तूफान की उच्चतम रफ्तार 220 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होने पर उसे सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया जाता है। अनुमान के मुताबिक आश्वस्त करने वाली बात यह है कि 20 मई की शाम पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हातिया द्वीप के तट पर पहुंचते पहुंचते तूफान की गति कुछ कम हो जाएगी। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते समय तूफान की गति कम हो जाएगी और ये दोबारा बहुत खतरनाक चक्रवाती तूफान बन जाएगा। तट पर पहुंचते समय इसकी गति केवल 150 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद तटीय उड़ीसा के 12 जिलों में अम्फान के कारण मंगलवार से भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के निदेशक HR विश्वास ने सोमवार को कहा था कि तूफान के प्रभाव से मंगलवार शाम से उत्तरी उड़ीसा के 5 जिलों केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज में भारी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलेंगी जो 20 तारीख की सुबह और तेज हो जाएंगी। 20 मई को इन जिलों में हवा की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। तूफान से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने व्यापक तैयारी की है। NDRF की 12 टीमें और ODRF की 20 टीमें संभावित प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। NDRF के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने कहा कि 8 और टीमें तैयार रखी गई हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तत्काल ओडिशा भेज दिया जाएगा। राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने कहा कि तट के निकट कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को मंगलवार सुबह से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसके लिए उड़ीसा तट में बने करीब 600 साइक्लोन सेंटर के अलावा लगभग 7,000 पक्के मकान तैयार रखे गए हैं, जिनमें 11 या 12 लाख लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को हर संभव स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, पानी और अन्य आवश्यक चीजें तैयार रखी गई हैं। जेना ने कहा कि चूंकि ये तूफान गर्मी के दिनों में हो रहा है, इसलिए बाढ़ आने की संभावना नहीं है। उड़ीसा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तूफान की मार उन्हीं जिलों जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर में सबसे ज्यादा होगी जो पहले से कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका जताने पर बालेश्वर के कलेक्टर ने एक फरमान जारी किया है कि तूफान का प्रकोप खत्म होने तक किसी बाहर के आदमी को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तूफान के कारण प्रवासी श्रमिकों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी राज्य सरकार के आग्रह पर 20 तारीख तक रद्द कर दी गई हैं।
उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से लगातार खतरनाक होते जा रहे चक्रवाती तूफान अम्फान से निपटने के लिए भी कमर कस ली है। राज्य के तटवर्ती इलाके अभी बुलबुल तूफान के नुकसान से उबरे भी नहीं थे कि यहाँ अब अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने इस तूफान से निपटने के लिए तमाम जरूरी तैयारियों का दावा किया है, लेकिन सुंदरबन इलाके में आइला तूफान के समय बांधों को जो नुकसान पहुंचा था वो इलाके के द्वीपों की चिंता बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को एक बैठक में अम्फान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने बताया, तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और निचले इलाकों से लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया जा रहा है। इलाके में तिरपाल के अलावा पर्याप्त राहत सामग्री का स्टॉक जुटाया जा रहा है। सरकार ने तूफान पर निगाह रखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। हर बार ऐसे तूफान से पहले एहतियात के तौर पर तटवर्ती जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोग वहां जाने के इच्छुक नहीं हैं। उनके सामने एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई। कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ, इसकी जांच की मांग को लेकर 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया गया। चीन का बचाव करते हुए सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम किया है। जिनपिंग के मुताबिक हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन और संबंधित देशों को समय पर सारी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पा लेने के बाद चीन किसी भी जांच का समर्थन करता है। इसका समर्थन भारत ने भी किया। इस प्रस्ताव को पेश करने वालों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, अफ्रीकी समूह और उसके मेंबर देश समेत 100 से ज्यादा देशों के नाम हैं। 190 से ज्यादा देशों वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO की प्रमुख नीति निर्धारक इकाई है। हर साल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र की इस हेल्थ एजेंसी के काम की समीक्षा करते हैं और आने वाले साल के लिए उसकी प्राथमिकताएं तय करते हैं। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18-19 यानी 2 दिन इस सभा का आयोजन हुआ, जिसमें इस बार फोकस कोविड-19 महामारी पर था। इस बार इस महामारी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की समीक्षा की गई। सवाल ये भी थे कि WHO और उसके सदस्य देशों ने वायरस के प्रसार को किस तरह हैंडल किया। ये बैठक ऐसे वक्त हो रही थी जब अमेरिका और चीन के बीच वायरस को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच की मांग करने वाले इस प्रस्ताव में कहीं भी किसी देश या जगह का जिक्र नहीं है, लेकिन WHO से अपील की गई कि वो कोरोना वायरस के स्रोत की निष्पक्ष जांच करे और पता लगाए कि मनुष्य तक ये वायरस कैसे पहुंचा। इस प्रस्ताव में शामिल इस बिंदु को समझने के लिए BBC ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अतुल कक्कड़ से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि जूनोटिक स्रोत का मतलब है एनिमल सोर्स। उनके मुताबिक जांच कर ये पता लगाने के लिए कहा गया है कि ये वायरस इंसानों में सीधे जानवरों से आया है या बीच में कोई और लिंक भी था। प्रस्ताव में कहा गया है कि देखना चाहिए कि कहीं इंटरमीडिएट होस्ट की संभावित भूमिका तो नहीं थी। कहा गया है कि वैज्ञानिकों को मिलकर इस पर सोचना चाहिए। इस प्रस्ताव में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीधे तौर पर चीन पर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने इसके सबूत देखे हैं कि कोरोना वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ। हालांकि अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पेश किए जा रहे प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जरूर इस प्रस्ताव का हिस्सा है, जिसके प्रधानमंत्री ने बीते दिनों मांग की थी कि कोविड-19 बीमारी फैलने की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वायरस फैलने में चीन की भूमिका की जांच करने की मांग ऑस्ट्रेलिया ने उठाई थी, लेकिन चीन ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और ऑस्ट्रेलिया के साथ कारोबार पर कुछ प्रतिबंधों की घोषणा भी की। इन सभी दावों को चीन खारिज करता रहा है। एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए भारत के लिए चीन के राजदूत सुन विडोंग ने भी कहा था, चीन ने वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वायरस वुहान से शुरू हुआ। इससे पहले एक चीनी राजनयिक ने यह थ्योरी दी थी कि अमेरिकी सेना ये वायरस चीन में लेकर आई। हालांकि WHO कहता रहा है कि मौजूदा सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये वायरस जानवरों से आया है और इसे कहीं भी लैब में नहीं तैयार किया गया, न ही इससे कोई छेड़छाड़ हुई है। लेकिन अमेरिका WHO की इस बात से सहमत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग पूरी तरह से रोकने तक की धमकी दी है। अमेरिका का कहना है कि WHO चीन की तरफ झुका हुआ है, लेकिन अमेरिका WHO की इस बात से सहमत नहीं है। अमेरिका ने WHO पर चीन के प्रति पक्षपाती रवैया रखने का आरोप लगाया और उसकी फंडिंग रोक दी। उसने आरोप लगाया कि WHO ने चीन से वायरस के फैलाव को कवर अप किया। हालांकि WHO एक एडवाइजरी बॉडी है, उसके पास ये शक्तियां नहीं है कि वो देशों पर कोई जानकारी साझा करने के लिए दबाव बना सके। सभा में WHO को और शक्ति देने की बात भी हुई ताकि वो आउटब्रेक शुरू होते ही देशों में जाकर स्वतंत्र जांच कर सके। WHO ने जनवरी और फरवरी में चीन में वैज्ञानिकों का एक दल भेजा था।
लेकिन ये चीनी अधिकारियों के साथ एक संयुक्त मिशन था। 2 दिवसीय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इससे पहले भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एनडीटीवी से बातचीत में दावा किया था कि नेचुरल वायरस नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल वायरस है। ये लैब में तैयार हुआ है, वैज्ञानिकों को भी पता नहीं, डॉक्टरों को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। ये नेचुरल वायरस होता तो अभी तक हमारे मेडिकल साइंटिस्ट या सभी को पता होता। हालांकि दक्षिण एशिया मामलों के जानकार एसडी मुनि कहते हैं कि गडकरी ने किसी देश का नाम नहीं लिया है। उन्होंने ये कहा है कि लैब में बना हो सकता है, लेकिन किसकी लैब में बना हो सकता है और ये लैब से कैसे बाहर आया, इस पर उन्होंने कोई दावा नहीं किया। A lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. When? Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right, I'm not going to get hurt by it. It's been around for 40 years for malaria, for lupus, for other things. I take it. Frontline workers take it. A lot of doctors take it. Excuse me. A lot of doctors take it. I take it. Yeah, I hope to not be able to take it soon because, I hope they come up with some answer. But I think people should be allowed to. I got a letter from a doctor the other day from Westchester, New York, around the area. He didn't want anything. He just said, sir, I have hundreds of patients, and I give them hydroxychloroquine. I give them the Z-Pak, which is zithromycin, and I give them zinc. And out of the hundreds of patients, many hundreds, over 300 patients, I haven't lost one. He said, please keep pressing that, sir. And if you look at that phony report that was put in, that report on the hydroxy was given to people that were in extraordinarily bad condition. Extraordinarily bad. People that were dying. No, I think for whatever it's worth, I take it. I would have told you that 3-4 days ago, but we never had a chance because you never asked me the question. कोरोना वायरस महामारी की वजह से ब्राजील की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की हालत में पहुंच चुकी है। ये कहना है ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो के मेयर का। कोरोना महामारी के कारण अस्पतालों में इमरजेंसी बेड की मांग बढ़ गई है। साओ पाउलो के मेयर ब्रूनो कोवास ने कहा है कि देश के सभी सरकारी अस्पताल अपनी क्षमता के हिसाब से 90% तक भर चुके हैं और महामारी के कारण आने वाले हफ्ते में मरीजों के लिए जगह की कमी पड़ सकती है। 16 मई को कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में ब्राजील स्पेन से आगे बढ़कर कोरोना से प्रभावित दुनिया के चौथे बड़े देश के रूप में सामने आ गया है। जहां स्पेन में 18 मई तक 2,30,000 कोरोना संक्रमित थे, वहीं ब्राजील में संक्रमितों की संख्या अब 2,40,000 है। इसके साथ ही यहां कुल मौतों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा हो चुका है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकता है। वो कहते हैं कि सरकार जरूरी संख्या में टेस्टिंग नहीं कर पा रही है, जिस वजह से मामले सामने नहीं आ पा रहे। हाल में ब्राजील में एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया था कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सरकारी आंकड़ों से 15 गुना ज्यादा है। जिस तरह से ब्राजील सरकार कोरोना महामारी से निपट रही है, उसके लिए वहां के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की कड़ी आलोचना की जा रही है। रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बोल्सोनारो ने ब्राजीलिया में अपने समर्थकों और बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। बोल्सोनारो लॉकडाउन के विरोध में हैं। वो पहले भी इस वायरस को साधारण फ्लू कह चुके हैं और उनका कहना है कि कोविड-19 का फैलना आम बात है। अप्रैल में बोल्सोनारो ने लॉकडाउन के नियमों को हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का साथ दिया था। बीते सप्ताह जब राष्ट्रपति ने जिम और ब्यूटी पार्लर को खोलने की इजाजत दी तो देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टिच ने इसकी आलोचना की और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखने में आ रहा है कि लोग भी वहां कोरोना संक्रमण को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं हैं। करीब 2 महीने पहले ब्राजील में एक तरह का क्वारंटीन लागू किया गया। बीबीसी की दक्षिण अमेरिका संवाददाता
केटी वॉटसन ने बताया कि यहाँ स्कूल, कॉलेज और व्यवसाय बंद किए गए और लोगों से अपील की गई कि वो घरों पर ही रहें। हालांकि नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए कड़े सजा का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया था। यहाँ अब भी वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग समुद्र तट पर समय बिताने जा रहे हैं। बीबीसी की दक्षिण अमेरिका संवाददाता केटी वॉटसन ने बताया कि ब्राजील में स्कूल, कॉलेज और व्यवसाय बंद किए गए और लोगों से अपील की गई कि वे घरों पर ही रहें। हालांकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कोई कड़ी सजा का प्रावधान नहीं किया गया था। वहां अब भी वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग समुद्र तट पर समय बिताने जा रहे हैं। हाल में साओ पाउलो में मास्क लगाने को मैंडेटरी बनाने का भी नियम लागू किया गया था, लेकिन वीकेंड में लोग इसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि उन्होंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो रविवार को बिना मास्क पहने या फिर गले में मास्क लपेटे साइकिलिंग के लिए जाते हैं। जहां यूरोप के कई देश अब लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, ब्राजील में चिंता है कि वहां क्या होगा। लेकिन मेयर ब्रूनो कोवास का कहना है कि शहर को खोला जाए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि शहर को बंद तो किया जाए।